हमारे पास जो चैप्टर बचा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, उसके अंदर अगर फिजिक्स के अपने +2 के सिलेबस को देखें, पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। पहला चैप्टर क्या था बच्चे? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में हमने क्या किया था? जहां पे हमारे पास चार्ज है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, उसकी फील्ड के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हमने क्या किया? उसी चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करके उसकी पोटेंशियल, उसकी एनर्जी और उसको स्टोर करके कैपेसिटेंस। ये था, चार्ज कहीं भी मूव नहीं कर रहा था। इलेक्ट्रोस्टैट, व्हेन द चार्जेस वर एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैट। नेक्स्ट चैप्टर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें हमने क्या पढ़ा? अब उसी चार्ज को हमने मूव कराना शुरू किया, और जब वो चार्ज मूव करना शुरू करता है तो क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिक करंट। और उसी इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पे इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, फिर सेल बना, सेल के फिर कॉम्बिनेशंस आए, और उसके बाद होते हुए हम आखिरी में किरचॉफ्स लॉ तक पहुंच गए थे। बीच में एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट आया था, और उन सारे कंसेप्ट्स को कवर करते हुए हमने अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म किया। कंसेप्ट समझ रहे हो? पहले चार्जेस पढ़ा जब वो रेस्ट पे थे, फिर अब वो चार्ज मूव करने लग गया, करंट आया। अब हमने 10th क्लास में एक और चीज पढ़ी थी कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करेगी तो वो चार्ज के साथ साथ, जब चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज के मूवमेंट की वजह से साथ साथ में क्या प्रोड्यूस हो रही है? मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ा था, याद है? और मैग्नेटिक करंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या पढ़ा था? whenever there is a charge, whenever there is a flow of charge through the conductor, there is always certain magnetic field around the conductor. उसकी डायरेक्शन वगैरह हमने राइट हैंड थंब रूल वगैरह से निकाला था, ये याद है सबको? तो ये जो हमारे पास चैप्टर है, ये उसी कॉन्टिन्यूटी के अंदर अब हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पे आ गए। चैप्टर का नाम समझ में आ रहा है? सीधी बात है, जब चार्ज मूव करेगा तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट पोजेस करेगा। इसके कुछ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, हम कर सकते हैं, किसी टाइम पे करेंगे भी। पहले एक बार थ्योरेटिकली वो कंप्लीट करते हैं चैप्टर को, और बीच में किसी दिन एक टाइम लगा के हम सारे ही प्रैक्टिकल जितने हो पाएंगे वो कर लेंगे। अभी हमारे पास सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है ये है ऑस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। बहुत सिंपल और बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट। इसमें किया क्या है? हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये हमने 10th क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस किया होता है कि अगर इलेक्ट्रिशियन को इस दीवार के अंदर किसी वायर को ढूंढना है, उसे कैसे पता चलेगा वायर कहां पे? वो सारे स्विच ऑन करेगा और उसके पास मैग्नेटिक कंपास होगा। वो मैग्नेटिक कंपास को इधर उधर लेके जाएगा, और जहां पे मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन शो करेगा। डिफ्लेक्शन क्यों शो करेगा? क्योंकि अगर दीवार के अंदर कोई कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो आके डिफ्लेक्शन शो करेगा, और उसे पता चल जाएगा कि इस सर्टेन पॉइंट पे कहीं वायर है, इस सर्टेन पॉइंट पे कोई पाइप जा रही होगी जिसके अंदर हमने वायरिंग करी होगी, है ना? अब जो मैग्नेटिक कंपास है वो डिवाइस समझ में आती है सबको, पर अपने पास भी पड़ी, अगर देखनी होगी तो सिंपल कंपास है। वो क्या करता है? अगर उसे मैं करंट कैरिंग कंडक्टर के पास या किसी मैग्नेट के पास लाऊंगा तो वो डिफ्लेक्ट कर जाता है, क्योंकि वो मैग्नेटिक कंपास खुद को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन करने की कोशिश करेगा। ऑस्टेड्स एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ अलग नहीं किया। यहां पे देखो क्या है, ऊपर बच्चे हमने क्या लगा रखा है? ये वाला इलेक्ट्रिक सर्किट है, ऊपर रियोस्टैट लगा दिया, वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। यहां पे हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस का कुछ काम नहीं है, तो सिंपल रखो एक सर्किट है। स्विच ऑन करेंगे तो इसके अंदर से करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। अगर मैंने नीचे मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है, हमने क्या किया? मैग्नेटिक कंपास नीचे रखा हुआ है, जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूं तो ये मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हो जाता है। नॉर्थ उस तरफ जा रहा है, साउथ नीचे आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं उनको स्विच कर देता हूं। इस चीज पे ध्यान देना। हमने क्या किया है पहले केस में और दूसरे केस में, क्योंकि मैंने दो डायग्राम्स बनाए हुए हैं, दोनों डायग्राम्स में सिर्फ डिफरेंस क्या है उस चीज पे ध्यान दो। पहले डायग्राम के अंदर जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं वो कैसे थे? पॉजिटिव उस साइड में, नेगेटिव इस साइड में, और सेकेंड डायग्राम में मैंने बैटरी के टर्मिनल स्विच कर दिए। बैटरी के टर्मिनल स्विच करने से क्या होगा बच्चे? बैटरी के टर्मिनल स्विच करने से करंट की डायरेक्शन स्विच कर गई, पलट गई। जहां हमारे पास पहले एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी, अब करंट क्लॉकवाइज घूमेगी। अगर करंट की डायरेक्शन बदलेगी तो करंट की डायरेक्शन के चेंज होने के साथ ही हमारे पास जो मैग्नेटिक कंपास है उसकी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी बदल गई। पहले ये जब हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट एंटी क्लॉकवाइज थी तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस कंपास वो भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में था, और जब करंट हमारे पास क्लॉकवाइज आई तो हमारे पास जो एक कंपास है इसकी डिफ्लेक्शन भी
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गई है। किसी बच्चे को परेशानी? अब अगर मैं तुम्हें कहूं ये याद रख लो, करंट क्लॉकवाइज तो डिफ्लेक्शन क्लॉकवाइज, ये टोटली गलत कंसेप्ट हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये मैग्नेटिक कंपास मैं अगर उठा के अंदर रख देता हूं, अब वायर उसके इस साइड आएगा तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन स्विच कर जाती है। ये बात समझ रहे हो? मैं अब इसको थोड़ा सा तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद सिंपल बुकिश लैंग्वेज पे लेके जाऊंगा। याद करने का तरीका यहां पे भी है जो स्नो रूल है, लेकिन उससे पहले खुद समझाता हूं। बच्चे देखो, ये हमारे पास क्या है, लेट अस अज्यूम ये कंडक्टर है। करंट कहां से कहां जा रही है? एक मिनट इसको रखते हैं। करंट मेरे पास कहां से कहां जा रही है? ये जो निब है पेन की, ये करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है। अब अगर करंट जा रही है कहां? नीचे से ऊपर। अब एक बात देखना, हमने 10th क्लास में ही एक रूल पढ़ा था कि डायरेक्शन ऑफ करंट अगर थंब रिप्रेजेंट करेगा, कर्लिंग फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। याद है ये? हमने क्या पढ़ा था? थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट व्हाइल कर्लिंग फिंगर्स रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अब इस चीज में इसको नोटिस करो, जब मैं थंब के हिसाब से देख रहा हूं, थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मेरे उस साइड में देखना, यहां करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? तुम्हें अप्रोच कर रही है, ये मेरी फिंगर्स तुम्हारी तरफ है, और जब ये घूम के मेरी तरफ वाले डिस्टेंस पे आई तो यहां पे अब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर मैं मैग्नेटिक कंपास उधर रखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड उस साइड ऑब्जर्व करेगा, और अगर मैं मैग्नेटिक कंपास इधर रखूंगा तो इस साइड ऑब्जर्व करेगा। दोनों डिस्टेंसेस पे, दोनों जगह पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलग है कि नहीं? तो मैं सीधा ये तो नहीं कह सकता कि भाई क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन, ये तो गलत हो जाएगा। तो पहले मुझे डिफाइन करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू दैट कंडक्टर वी हैव टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ कंपास, या वी हैव टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ कंपास, है ना, कि हमने वो कंडक्टर के रिस्पेक्ट में कहां रखी है। उसी चीज को ऑस्टेल्स ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करते हुए एक एम्पियर स्विमिंग रूल दिया था। अब ये एम्पियर स्विमिंग रूल क्या था? एम्पियर स्विमिंग रूल के अकॉर्डिंगली एक एक लाइन करके पढ़ते जाएंगे और समझते जाना साथ में, बहुत इजी है, समझ में आसानी से आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ यू इमेजिन अ मैन स्विमिंग अलोंग अ वायर, अब इसको साथ साथ में इमेजिन करते रहो, क्या कर रहे हैं हम एक इंसान को इमेजिन कर रहे हैं जिसकी डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग सेम करंट की डायरेक्शन में। मान लो करंट यहां से उधर जा रहा है, तो एक बंदा भी ऐसे ही स्विम कर रहा है। तो जब ऐसे स्विम कर रहा है तो पैरों से करंट आती हुई सर से निकल रही है, ठीक है, पैरों से करंट आती हुई सर से निकल रही है। वो बेसिकली एक तरह से अगर करंट इधर है तो बंदा भी इधर को था। ये सॉर्टेड है, ये समझ पा रहे हो? तो स्विमिंग अलोंग अ वायर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट विद हिज फेस ऑलवेज टर्न टुवर्ड्स द नीडल। फेस किस तरफ है? हमेशा नीडल, सो दैट द करंट एंटर्स थ्रू हिज फीट and leaves through his head. When the north pole of the magnetic needle will be deflected towards his left hand. North pole of the needle will deflect towards his left hand. मतलब क्या हुआ? अब इसमें इन्होंने क्या बोला यहाँ पे, पढ़ना इसे। According to this rule, if you imagine a man swimming along a wire in the direction of current with his face always turned towards the needle, ठीक है, so that the current enters through his feet and leaves at his head, the north pole of the magnetic needle will be deflected towards the left hand. मतलब क्या हुआ? अब एक समझ के देखो, यहां पे हमने क्या रखा हुआ है बच्चे? बेसिकली यहां पे मेरे पास कंपास है और पानी के अंदर स्विम कर रहे हैं ऐसे। जो मैग्नेटिक कंपास है उसकी नॉर्थ पोल की, क्योंकि अब मैग्नेटिक कंपास के अंदर होता क्या है, मैग्नेटिक कंपास के अंदर नॉर्थ और साउथ पोल होगा, तो ये जो नॉर्थ पोल है ये हमेशा किस साइड डिफ्लेक्ट होगा बच्चे? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ये समझ में आया? मैं अगर इसको, इसी को, यहां मेरी ड्राइंग थोड़ी ज्यादा अच्छी है तो इमेजिनेशन अपनी रख लेना ठीक से। एक इंसान है जो यहाँ पे स्विम कर रहा है, ठीक है, ये इंसान बना लेते हैं ऐसे करके, मान लो ऐसे है, शोल्डर है, यहाँ पे हमने गर्दन बना दी है थोड़ी सी, और यहाँ पे इसके ये पैर हैं ऐसे, और ये इसका लेफ्ट हैंड हाथ और ये इसका राइट हैंड। डन है? अब ये फेस किस साइड को टर्न है? इस साइड में। तो अगर इंसान इस तरीके से है कि करंट की डायरेक्शन इधर से फ्लो कर रही है, तो जो ये नॉर्थ पोल रहेगा नीडल का, ये हमेशा उसके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। अगर ये लेफ्ट हैंड है तो अब मेरे साथ अगर मेरे हिसाब से इमेजिन करो, देखो करंट नीचे से ऊपर आ रही है, मेरे पैरों से एंटर करते हुए हेड की तरफ से निकल रही है, तो जो मैग्नेटिक कंपास है उसका जो नॉर्थ पोल है हमेशा वो लेफ्ट हैंड साइड को डिफ्लेक्ट करेगा। समझ में आई है?
लेफ्ट हैंड साइड को नॉर्थ पोल हमेशा डिफ्लेक्ट करेगा मेरे। समझ में आ गई है? तो ये रूल है सीधा। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और आसान कर लेते हैं और थोड़ा सा इजी वे में इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसी का एक सिंपल मेथड क्या है बेटा याद करने का? स्नो रूल। इसका ज्यादा इजी मेथड क्या है? स्नो रूल। अब इसको देखते हैं स्नो रूल के अकॉर्डिंगली क्या है, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि अगर मैं डिफ्लेक्शन को नोटिस करना चाहता हूं तो मुझे पहले मैग्नेटिक कंपास की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू कंडक्टर बतानी पड़ेगी। स्नो रूल ने क्या बोला? दिस रूल कैन बी रिकलेक्टेड, दिस रूल कैन बी रिकलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द वर्ड स्नो। अब ये स्नो ने क्या बोला बच्चा? स्नो के अकॉर्डिंगली हमारे पास है, इट मींस इफ द करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, क्या है करंट कहां से कहा जा रही है? साउथ टू नॉर्थ, ओवर द मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल कहां रखा है? नीचे उसके। समझ रहे हो? यहां पे अगर ये मेरे पास क्या है, मान लो ये मैग्नेटिक नीडल है, करंट ऐसे जा रही है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये क्या रखा है? मैग्नेटिक नीडल के ऊपर से। ये समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? क्या है? साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में हमारे पास क्या जा रही है? करंट जा रही है, और ये जो कंडक्टर है मैग्नेटिक नीडल के ऊपर रखा है। तभी स्नो रूल, साउथ टू नॉर्थ in a wire, this gives the direction of current over the magnetic needle, then north pole of the needle will be deflected towards west. North pole of the needle will be deflected towards west. समझ में आया थोड़ा सा? एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से देखो। अब ये देखो स्नो रूल। स्नो रूल में क्या बोला था बेटा? स्नो रूल के अकॉर्डिंगली हमने बात करी है कि अगर करंट यहां से यहां जा रही है, कहां से जा रही है? साउथ से नॉर्थ की तरफ, ओवर द कंपास। कंपास नीचे रखा हुआ था, तो ये जो नॉर्थ है वो टुवर्ड्स द वेस्ट डिफ्लेक्ट कर जाएगा। पता चला? दिस इज स्नो रूल। किसी को दिक्कत इसमें? सर्किट के अंदर ही रखा हुआ है बेटा। अगर मैं इसी को यहां रख देता हूं, ये लो, ये मैंने क्या किया, ये ऐसे है, ठीक है, तो ये हमारे पास कहां थी? साउथ टू नॉर्थ जा रही है, तो ये डिफ्लेक्ट किधर होएगा? इसका जो नॉर्थ पोल है वो इधर को डिफ्लेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, हाँ, एम्पियर स्विमिंग रूल के हिसाब से ही तो हुआ ये भी। अगर मैं इसी को स्नो वाले को एम्पियर स्विमिंग रूल इसमें बताऊं तो ध्यान से देखो, अगर यहां हम एक इंसान इमेजिन करें जिसके पैरों से करंट निकल रही है हेड की तरफ, तो नॉर्थ पोल ऑफ कंपास इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड ऑफ द स्विमर। हुआ कि नहीं? अब लेफ्ट हैंड ऑफ द स्विमर क्या है? लेफ्ट हैंड मतलब नीचे की साइड मुंह करके बंदा स्विम कर रहा है, इधर से इधर अगर जा रहा है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इस साइड आएगा कि नहीं? तो लेफ्ट हाथ की तरफ नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट कर जाएगा। पता चला? पक्का क्लियर है बच्चा सबको? ये चलो, ये हमारे पास क्या बचा? स्नो रूल। सिंपल है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बहुत है। ये डिफ्लेक्शन के लिए एक तरह से रूल मिल गया है हमारा कि नॉर्थ किस से डिफ्लेक्ट करे। नॉर्थ जिस साइड करेगा साउथ उसके ऑपोजिट साइड कर देगा। डन है? जैसे अगर मैं इस वाले के केस में बात करूं, इस वाले केस में हमारा साउथ इधर है, नॉर्थ उधर है ना? इस वाले केस में हमारे पास कहां है? साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है, तो वेस्ट हमारा ऑपोजिट साइड में चला जाएगा, है ना? वेस्ट इस साइड में आ जाएगा, वेस्ट आएगा तो नॉर्थ हमारा टुवर्ड्स द वेस्ट डिफ्लेक्ट हो गया। ये समझ में आई? सीधा उल्टा क्या होता है? मतलब वो तो कोई शेप है ही नहीं ना। अब मैंने साउथ और नॉर्थ स्विच कर दिया, मैं ये खुद बोल रहा हूँ साउथ इधर नॉर्थ इधर हो गया, तो जिस तरफ करंट जाती है, हाँ, जिस साइड करंट जाती है उसको नॉर्थ लगा लो, सीधा ये रख लो। जिस साइड करंट जा रही है वो नॉर्थ साइड, तो साउथ से एंटर कर रहा है, नॉर्थ की तरफ निकल रहा है टुवर्ड्स द वेस्ट, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट होगा। सॉर्टेड है? डन है? सीधी बात है ये। चलो, अब हमारे पास है बच्चा मैग्नेटिक फील्ड। नाम से समझ में आता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इट इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। फील्ड होती है, जैसे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी बेटा? जहां पे चार्ज का असर महसूस किया जा सके, वो क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होगा, इट इज द स्पेस अराउंड द कंडक्टर कैरिंग करंट और द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट। जहां पर मैग्नेट के असर को महसूस किया जा सके उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। सिंपल बात है ये तो। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बहुत ही ज्यादा, इसको साथ के साथ करेंगे बच्चे, लेकिन बहुत ज्यादा आसान है ये। क्यों? इसमें हम सीधा सीधा सा लिखेंगे, किस किस चीज पे डिपेंड करेगी और कंबाइन कर देंगे। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, साथ के साथ नोट डाउन करेंगे बच्चे। अब मेरी बात सुनो एक बार, यहां पहले एक बार डिस्कस करते हैं कंसेप्ट। तुम्हें यह पता होना जरूरी है, मैंने क्या बोला? फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। कोई कारण बता सकता है इसका कि अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की कोई सर्टेन डायरेक्शन होती है, पता कहां से कहां होती है? नॉर्थ टू साउथ। मान लेते हैं ये वाली दीवार नॉर्थ है और ये वाली साउथ है,
तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जा रहा है। अब यहां अगर मैं किसी चार्ज को फेंकता हूं तो वो जब चार्ज जाएगा तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगनी चाहिए। मूविंग चार्ज के ऊपर क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स लगनी चाहिए? हाँ, करंट चार्ज अगर मान लो नेगेटिव है, मैंने इधर फेंका तो करंट इस साइड आ गई, तो क्या कोई फोर्स लगनी चाहिए? एक क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं पहले। मेरे पास ये चार्ज है, ये मैंने हाथ पे रखा हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच बीच में रखा हुआ है इसे, इसके ऊपर कोई फोर्स होनी चाहिए? होनी चाहिए। हाँ जी, जितनी मैग्नेटिक फील्ड इतनी फोर्स। क्या मैग्नेटिक फील्ड किसी चार्ज के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड पोजेस करने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी तरह की कोई फोर्स लगाएगी? दो अलग अलग चीजें हैं बिल्कुल। चलो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जो भी चार्ज का मैग्नेट वो लगा लो, नेचर लगा लो। मैं क्या पूछना चाहता हूं कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पोजेस करने वाली चीज और मैग्नेटिक फील्ड पोजेस करने वाली चीज आपस में इंटरेक्ट करेंगे? इलेक्ट्रिक वाले को, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले को मैग्नेटिक वाले से क्या लेना देना? सोचने वाली बात है। अगर मैं एक मैग्नेट के पास में एक चार्ज रख देता हूं, क्या मैग्नेट उस चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा? या मैं एक बहुत ज्यादा चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के पास मैग्नेट रख देता हूं, क्या इस मैग्नेट पे कोई चार्ज फोर्स लगा पाएगा? चलो बहुत बढ़िया। ये जो बच्चा क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है, कोशिश करा करो एटलीस्ट सोचो। सही गलत बाद में डिस्कस करते हैं। अब मैं एक बार इसको काउंटर करता हूं और लॉजिक समझाता हूं। पहला, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट नेवर पोजेसेस मैग्नेटिक फील्ड। रीजन समझो। हमने अभी जब चैप्टर का इंट्रो पढ़ना शुरू किया, डिस्कशन शुरू किया, मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रोस्टैट व्हेन द चार्जेस वर एट रेस्ट, फर्स्ट यूनिट अपने। क्या उसमें कहीं हमने मैग्नेटिज्म का नाम भी पढ़ा? क्यों नहीं आया? क्योंकि वो चार्ज रेस्ट पे था। जब तक चार्ज रेस्ट पे रहेगा, करंट जीरो रहेगी, किसी तरह की कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगी ही नहीं। पहला मुद्दा। अब मैग्नेट सिर्फ मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाएगा, मैग्नेट किसी चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा। अब अगर यहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, मैंने अपने हाथ में क्या रख दिया? ये चार्ज रख दिया। तो ये जो चार्ज है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, चाहे इतना हो, चाहे बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड या बहुत ही बड़ा चार्ज रख दिया, जब तक ये रेस्ट पे है, इस पे किसी तरह की कोई फोर्स नहीं आएगी। लेकिन अब मैं इस छोटे से ही चार्ज को मैं फेंक के मारता हूं। मैं क्या कर रहा हूं? चार्ज को जोर से फेंक के मार रहा हूं। जैसे ही चार्ज को फेंक के मारा, देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। विद दैट सर्टेन फ्लो ऑफ चार्ज, देयर इज मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद दैट मूविंग चार्ज। तो अब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसका तो धर्म है कि किसी भी तरह की मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसके साथ अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स देगी ही देगी। वो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ तब अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स देगी जब वहां मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड ही पैदा हो रही होगी। तो जब कोई चार्ज मूव करता हुआ आएगा किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो चार्ज है वो खुद की मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, और वो खुद की मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करेगी, आइदर इन अट्रैक्टिव और इन रिपल्सिव मोड। वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन ऑफ फील्ड के ऊपर। किसी को दिक्कत? ये पार्ट समझ में आया है कि अगर चार्ज रेस्ट पे है, इट ओनली पोजेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं है। लेकिन जैसे ही वो चार्ज मूव करना शुरू कर जाता है along with electric field, due to that flow of charge there is flow of current which leads to production of magnetic field। और अब वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड भी पोजेस कर रहा है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसी भी तरह की दूसरी मैग्नेटिक फील्ड के साथ धक्का मुक्की करेगी, है ना? एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर ही जोर लगा रहा है क्योंकि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड थी। एक चार्ज पार्टिकल जैसे ही मूव करना शुरू करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड पोजेस करेगा, जिसकी वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके ऊपर धक्का मुक्की करेगी। तो एक चार्ज की वजह से क्यों एक चार्ज? क्योंकि मैंने चार्ज एक ही फेंका, तुम नंबर ऑफ चार्जेस भेजो। जब हम किसी कंडक्टर के अंदर से करंट भेजते हैं, मैं किसी कंडक्टर के अंदर से करंट भेजता हूं, कर क्या रहा हूं? एन नंबर ऑफ चार्जेस को कंटिन्यूअसली फ्लो करा रहे हैं। तो एन नंबर ऑफ चार्जेस अगर फ्लो कर रहे हैं तो सबकी मैग्नेटिक फील्ड एक सर्टेन डायरेक्शन में अलाइन होगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिपल्सिव फोर्स देगी, इसलिए मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाता है उस फोर्स का। लेकिन अगर मैं अब चार्ज को हटाता हूं, मतलब वायर को हटाता हूं, उसके बीच में से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पकड़ा और उसको फेंक दूं, क्या इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट नहीं होता? होता तो है।
तो एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी करंट है। द ओनली डिफरेंस इज मैग्नीट्यूड कम होगा उस करंट का, है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कम है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि चार्ज अगर मूव कर रहा है और उसका मैग्नीट्यूड कम है तो हम कहेंगे करंट नहीं है। करंट है, अमाउंट नेग्लिजिबल होगा, इसलिए उसके ऊपर फोर्स नेग्लिजिबल होगी, लेकिन खत्म तो नहीं है, जीरो तो नहीं है। बात समझ में आई है, ये कंसेप्ट समझ में आया। इसके अंदर अब एक और चीज, अब बच्चे वाली बात को वापस पकड़ते हैं। इसने क्या कहा, क्या एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना ही चार्ज फोर्स लगेगी। दैट मीन्स अगर वो इलेक्ट्रॉन एक ना होके 10,000 हो, या लेट अस अज्यूम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज कितना है, 96500। यही था अपना जो फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू थी, एग्जैक्टली 96500 फैराड। इतना सारा चार्ज अब यहां से उधर मूव करेगा तो भाई साहब अब क्या होना चाहिए, चार्ज बढ़ गया तो अब फोर्स ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं। दैट मीन्स force is directly proportional to amount of charge. Force experienced by the charge moving in magnetic field is directly proportional to magnitude of the charge. पहला। दूसरा, जो एक्सटर्नल फील्ड जो मैंने लगाई हुई है यहां पे, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स देगी कि नहीं। सीधी बात है, बहुत बड़े मैग्नेट्स हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड को उतना स्ट्रांगली धक्का मार पाएगी। दैट मीन्स force on the charge particle is directly proportional to magnitude of magnetic field. समझ में आ रहा है, दो चीजें क्लियर है। तीसरा होगा कि वो जो चार्ज पार्टिकल मैंने फेंका है वो किस एंगल पे फेंका है। मैं बार बार एग्जांपल क्या दे रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर आ रही है और चार्ज पार्टिकल को सीधा भेज रहा हूं। दैट मीन्स 90 डिग्री के एंगल पे भेज रहा हूं। 90 डिग्री के एंगल पे फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम। दैट मीन्स फोर्स का मैग्नीट्यूड एंगल पे डिपेंड कर रहा है, और जैसे जैसे एंगल मैं जीरो से शुरू करूंगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में भेजूंगा तो कुछ नहीं होगा, तो यहां से हम क्या कहते हैं, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द एंगल। और उसको हम लिखेंगे कैसे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड ऑल्सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। क्योंकि अब मैं जितनी तेज भेजूंगा, हमने क्या कहा, जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जितना तेज फ्लो करेगा उतनी ज्यादा करंट, जितनी ज्यादा करंट उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। तो दैट मीन्स उस वेलोसिटी की डायरेक्शन, उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उसके प्रोपोर्शनल है। तो ये तीन फैक्टर समझ में आए हैं बच्चा, ये हमारी डेरिवेशन है, पता चला है। हाँ जी बोलो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट जा रही है, लेट अस अज्यूम बिल्कुल 90 पे फेंका, साइन 90 मैक्सिमम हो गया। हाँ, पैराबोलिक नहीं बनेगी, अभी उसके बारे में हम बात करेंगे। वो बनेगी नहीं बनेगी वो आगे का टॉपिक ही है पूरे चैप्टर में। अब हम यही पढ़ेंगे। जो बच्चा पूछ रहा है, मेरी बात सुनो बेटा, दूसरे का क्वेश्चन होता है इसका मतलब ये नहीं है इररिलेवेंट है, बल्कि ज्यादा कोशिश करा करो कि दूसरे के क्वेश्चंस को सुनो, क्योंकि वो कुछ पूछ रहा है जो शायद तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा। बात ये क्या आ रही है यहाँ पे कि इसने बोला कि अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंकूंगा, 90 डिग्री पे फेंकूंगा, तो क्या वो पैराबोलिक पाथ नहीं फॉलो करेगा। जेन्युइनली करना चाहिए पैराबोलिक, क्योंकि अगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल बताऊं, अगर मैं एक पेपर बॉल को ऊपर से नीचे ड्रॉप करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रहा था, मैंने यहाँ फैन लगा दिया जो उसको धक्का मारेगा, तो वो पैराबोलिक पाथ पे जाके गिरेगा। होता है ऐसा। तो दो फोर्सेस जहां आएंगे वो नेट रिजल्टेंट पैराबोलिक पाथ या जो भी देगा वो आएगा। आगे क्या पूरा चैप्टर ही इन्हीं कहानियों पे है, तो इसीलिए उसको होल्ड करते हैं, और आगे तुम्हें वो पैराबोलिक पाथ और वो जो अपना हेलिकल पाथ है वो सब इसके अंदर आने वाला है। पहला, अब अपने डेरिवेशन को शुरू करते हैं लिखना। हाँ जी, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने फिक्स करी हुई है। अगर इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड ओवर डोमिनेट कर जाएगी एक्सटर्नल को, तो शायद उसको धक्का मुक्का करके हम ये कहें कि इतना बड़ा चार्ज मूव कर रहा है, इतनी तेज मूव कर रहा है कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग है कि बाहर के मैग्नेट्स हिल गए। वो कहानी है वैसा, लेकिन हम लेके नहीं चलते। हम बात रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स है, लेफ्ट टू राइट जा रही है, चार्ज सीधा जा रहा है। ये बात समझ में आ गई है। अभी हम सीधा सीधा, मैं बार बार बोल रहा हूं लेकिन फिर क्लियर कर रहा हूं, जरूरी नहीं है हर बार सीधा जाएगा, किसी एंगल पे भेजेंगे तो उस साइन ऑफ एंगल के साथ प्रोपोर्शनल रहेगा। डन है, लिखना शुरू। 0 डिग्री पे फेंकेंगे मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ फेंकेंगे तो फोर्स क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, अब ये कैसे पता चल रहा है, एक काम करते हैं, अब एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं पूरा। देखो बच्चे, साथ साथ में चलते हैं। पहले मेरी बात समझो, एक बार पहले मैं डायग्राम समझाता हूं, उसके बाद लाते हैं यहाँ पे। यहां हमने क्या बात करी है बच्चा, देखो इसके अंदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस समझ में आ रहा है। जेड एक्सिस ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस। मतलब ऐसे कर लेते हैं, ये क्या है बच्चा, ये है मेरे पास जेड एक्सिस, ये मेरे पास आ गया वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब इसके अंदर जब मैंने किसी एंगल पे यहां बीच में
ऐसे करके कोई चार्ज फेंक दिया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थे इस तरीके से, दैट मींस इस प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन, ऐसे समझ रहे हो। मैग्नेटिक फील्ड कैसे थी, पूरी उधर से उधर जा रही है इस वाले प्लेन के पैरेलल, और मैंने उसके बीच में ऐसे करके कुछ भेज दिया, चार्ज ऐसे फेंका है किसी एंगल पे। तो अगर इसके पैरेलल मतलब इसके किसी एंगल पे भेजा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी एंगल पे गया, वो विजुलाइज कर पा रहे हो मेरे साथ। तो उसके अंदर अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज Q मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बच्चा, अलोंग OY विद सर्टेन वेलोसिटी V। मैंने Q चार्ज को कितने वेलोसिटी के साथ भेजा है, V वेलोसिटी के साथ। लेट एंगल बिटवीन V एंड B बी थीटा। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना है, थीटा। सॉर्टेड है। ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज, दैट इज करंट, एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, द चार्ज Q experiences a force, जो हम तब से बात कर रहे हैं, and that magnitude of that force is proportional to Q. Magnitude of that force is directly proportional to magnetic field, and that force is directly proportional to V sin theta component. अब V sin theta component कौन सा है, ये देखो, जब हमने इसके अंदर V वेलोसिटी के साथ उसको इंट्रोड्यूस किया था, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल पे थे, तो इसके दो कंपोनेंट बना लेते हैं, एक V cos थीटा और एक V sin थीटा। V cos थीटा तो मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में, V cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में, तो इस कंपोनेंट का उस मैग्नेटिक फील्ड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, किसी तरह की कोई फोर्स नहीं लगेगी। लेकिन ये V sin थीटा क्या कर रहा है, ये उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड के, तो जो भी फोर्स होगी इस कंपोनेंट की वजह से लगेगी। तो यही हमने कंबाइन करके लिखा है दैट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब चार्ज मूव करेगा तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V sin थीटा। ये हमने थ्योरी में डिस्कस बहुत किया है, बट समझ रहे हो पहली डेरिवेशन है, ये हम याद कर रहे हैं एक तरह से इन चीजों को, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड और V sin थीटा कंबाइन करके लिख दिया, तो F इज प्रोपोर्शनल टू QVB sin थीटा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो आया K की वैल्यू मैग्नीट्यूड में क्या होती है 1, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। तो हमने यहां पे इन सारे कंपोनेंट्स को कंबाइन करके लिखा, तो हमारे पास क्या आ रहा था बेटा, QVB sin थीटा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के कांस्टेंट लगाया K की वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास F इज इक्वल टू QVB sin थीटा बना। मैग्नीट्यूड में लिया तो एक बात देखो बच्चा, QVB sin थीटा जिसके साथ sin थीटा होता है, इसका मतलब क्या होता है, QBV sin थीटा मिला जुला के QVB sin थीटा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया लगाया K की वैल्यू 1, तो हमारे पास आंसर निकल गया F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। सिंपल है। जहां पे sin थीटा आता है, sin थीटा मतलब किसको रिप्रेजेंट करता है, क्रॉस प्रोडक्ट को, तो यहां पर Q को हमने बाहर निकाला, V और B, V क्या है, V क्या होती है बच्चा, वेलोसिटी, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों वेक्टर क्वांटिटी, दोनों को हम क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर इनका क्रॉस प्रोडक्ट खुलेगा तो VB sin थीटा खुलेगा कि नहीं। तो ये हमारे पास QV क्रॉस B और F इज इक्वल टू QV क्रॉस B की फॉर्म में मैंने लिख दिया। ये नोट डाउन कर लिया सबने साथ के साथ, डन। अब F क्या होती है बच्चे, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। ये किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उस पर लगने वाली फोर्स का नाम है ये। अब आती है कहानी डायरेक्शन की, बस एक मिनट। अब उसके बाद क्या आती है बच्चे, डायरेक्शन की, उसके बाद डाउट्स लेता हूं, एक बारी बात कंप्लीट करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ F इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। किसके हिसाब से मिलेगा, राइट हैंड स्क्रू रूल के हिसाब से। तो राइट हैंड स्क्रू रूल कैसे मिलेगा, अब देखो जरा, तुम्हें पता है क्रॉस प्रोडक्ट का गेम क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट में I क्रॉस J हमेशा K के इक्वल था, याद है ये वाला, हमने जिस टाइम पे क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था I, J और K, और इसको समझने के लिए हम ऐसे एरो लगाते थे, ऐसे ही था बच्चा, और हम क्या कहते थे, I और J का क्रॉस प्रोडक्ट K है, J और K का I है, K और I का J है। मतलब किसी भी दो कंपोनेंट्स का अगर मैं I और J को क्रॉस करूंगा तो K की तरफ हमारा आउटपुट निकलता होता है। तो अगर हमारे पास वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट है तो वो कहाँ की तरफ निकलेगा, उसके बिल्कुल दोनों के जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी उस साइड में फोर्स निकलेगी कि नहीं। समझ में आया, इसको समझाता हूँ कैसे। मान लो फिर से वही एग्जांपल उठाते, इधर से लेफ्ट टू राइट क्या जा रही थी हमारी मैग्नेटिक फील्ड,
सामने से मेरी तरफ से तुम्हारी तरफ अप्रोच करता हुआ क्या जा रहा है, चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड इधर, चार्ज इधर, तो इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। समझ में आई है? जो इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी उस साइड में हमारे पास क्या निकलेगी, फोर्स निकलेगी। फोर्स राइट हैंड स्क्रू रूल से मिलती है। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है, इन दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट इस डायरेक्शन में आएगा हमेशा। समझ में आई है? एक्स और वाई का प्रोडक्ट जेड एक्सेस के अलॉन्ग आएगा, एक्स और जेड का प्रोडक्ट वाई एक्सेस के अलॉन्ग आएगा। ये पता चला है? तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स एंड इट इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। डन है? अब अगर मैं v को 1 पुट कर दूं, q को 1 पुट कर दूं, साइन थीटा की वैल्यू 1 दैट इज 90 हो जाए, तो f और b इक्वल हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स इक्वल हो गए हैं, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कैसे कर सकता हूं? द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट अ पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। लिख सकते हैं कि नहीं? हमने क्या किया है, फिजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा में q को 1 डाल दिया, v को 1 डाल दिया, साइन थीटा को 1 डाल दिया, दैट मीन्स थीटा 90 डिग्री आ गया, तो f और b इक्वल आ गए। उसी को डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड मूविंग विद द यूनिट वेलोसिटी एट 90 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आया कि नहीं? ठीक है। फिर हमारे पास स्पेशल केसेस में क्या आएगा बच्चा, थीटा की वैल्यूज अलग अलग डाल के देखते हैं। अगर थीटा की वैल्यू 180 डालेंगे तो क्या आएगा, साइन 180 0। दैट मीन्स या तो पैरेलल डायरेक्शन में जाए या एंटी पैरेलल में। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस साइड से उस साइड है, लेफ्ट टू राइट जा रही है मेरे, सेम डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उस पर फोर्स नहीं लगेगी। ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर जो जाएगा तो उस पर फोर्स नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि साइन 0 और साइन 180 दोनों केसेस में क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो नेट फोर्स हमारी 0 आ गई। मैक्सिमम फोर्स कब आएगी, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रहेगी। ठीक है, तो हमारे पास अगर थीटा की वैल्यू 90 रहेगी, साइन 91 मैक्सिमम वैल्यू पोजेस करता है, तो फोर्स आएगा QVB। डन है? और 270 पे क्या आएगा, माइनस QVB, क्योंकि 270 पे साइन 270 की वैल्यू -1 आ गई है। डन है? सिंपल है बच्चा ये वाला। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसको भी समझो बच्चा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल याद है तुम्हें? FBI। FBI में हम कैसे याद करते थे, दिस थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इंडेक्स फिंगर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो बीच वाली फिंगर होती है ये वाली क्या करती है, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब याद रखने का अपना अपना तरीका था। इसे मैं कैसे याद करा रहा होता हूँ भाई, थंब है, इससे फोर्स लगाते हैं, जोर लगाते हैं सबसे ज़्यादा, उंगली से डायरेक्शन बताते हैं, डायरेक्शन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, ये दिखाओगे तो करंट लगेगा। सिंपल, ठीक है, और कोई इसमें ऑफेंसिव बात नहीं है भाई, सिंपल है ना। लग रहा है, हाँ लगेगा, थोड़ी देर बाद थप्पड़ मारेगा। जो कह रहा है ऐसे उंगलियां दिखा के करंट लग रहा है तो थोड़ी देर में लगेगा। फादर मदर चाइल्ड रख लो, FBI रख लो, या अपना मेथड है भाई, ये कोई ज़रूरी नहीं है किसी बकवास तरीके से। समझ में आ रहा है? FBI फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, B से मैग्नेटिक फील्ड हो गया, I से करंट हो गया, तो FBI से याद रहेगा। लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, इफ थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स तो चलो बाद में आएगी, पहला क्या है, दिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर नेगेटिव चार्ज होता, इलेक्ट्रॉन अगर उधर जाते तो करंट इधर को आती, पॉजिटिव चार्ज है तो जिस डायरेक्शन में चार्ज है उसी डायरेक्शन में करंट है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास क्या आ गई, फोर्स। समझ में आई है? मैग्नेटिक फील्ड ये वाली और करंट, इन दोनों के म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स आई। ये हमारे पास इस तरीके से हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स मिल सकती है। डन है बच्चा? इसकी यूनिट क्या रहती है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा, टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। डन है? और वेबर पर मीटर स्क्वायर के साथ हम और क्या लिख सकते हैं, ये NS पर कूलम, मतलब न्यूटन सेकंड पर कूलम पर मीटर के हिसाब से। Q की वैल्यू 1 कूलम, V की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड, थीटा 90 डिग्री, साइन 91, तो फोर्स 1 न्यूटन, तो जो ये है ये क्या निकलेगा उस वक्त, 1 टेस्ला आ जाएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यू 1 डाली तो 1 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड आई। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट अ पॉइंट इज सेड टू बी 1 टेस्ला if a charge of 1 coulomb while moving at the right angle to the magnetic field with the velocity of 1 meter per second experiences a force of 1 Newton। तो वही हमने ऊपर डिफाइन किया था
कि मैग्नेटिक फील्ड को फोर्स की टर्म्स में डिफाइन किया था, यहाँ पे भी सेम उसी को बस थोड़ा सा घुमा के लिख दिया। CGS यूनिट में क्या रहेगा बच्चा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस, ठीक है, एंड 1G इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये लिख लो बेटा, ये यूनिट्स याद होनी चाहिए तुम्हें। टेस्ला SI यूनिट है हमारे पास और गॉस इसमें CGS यूनिट आ गई है अपने पास। टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर के इक्वल भी रहेगा, ठीक है, ये नोट डाउन करो एक बार। अब हमारे पास क्या है बच्चा, डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालूं, QV साइन थीटा था, B की वैल्यू F/QV साइन थीटा लिख सकता हूं कि नहीं, रीअरेंज किया सिर्फ, वहां से F का डायमेंशन क्या होता है MLT-2, चार्ज को क्या कहते हैं एम्पियर इंटू टाइम, और साइन वेलोसिटी क्या आएगा LT-1, साइन थीटा डायमेंशन लेस होता है, लिखने की जरूरत नहीं, कंबाइन किया तो MA-1 T-2 डायमेंशन निकला कि नहीं, सॉर्टेड है। चलो अब इसी के साथ ये एक न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं बच्चे, आ जाओ करो। इस न्यूमेरिकल के अंदर एक बार देखो पहले है क्या, नहीं चलने दो, देखो सुनो, हमारे पास क्वेश्चन समझा रहा हूँ और उसके बाद इसको खुद अटेम्प्ट करेंगे, फिर मैं कराता हूँ। क्वेश्चन में क्या है बच्चे, एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास 6.65 इंटू 10⁻⁻27 kg। अल्फा पार्टिकल सबको पता है क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम के बराबर वाला, है ना। तो यहाँ पर उसका पार्टिकल का मास गिवन है एंड इज ट्रैवलिंग एट अ राइट एंगल टू अ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे मूव कर रहा है वो, राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड विद द स्पीड ऑफ 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज 0.2 टेस्ला। कैलकुलेट द फोर्स ऑन द अल्फा पार्टिकल एंड इट्स एक्सेलरेशन। क्वेश्चन समझ में आया सबको। Q जो अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है वो हमारे पास क्या आएगा Q, ठीक है। अल्फा पार्टिकल याद करो क्या था, अभी मैंने हिंट दिया, हीलियम के चार्ज के बराबर रहना चाहिए, है ना, यही होता है, हीलियम के बराबर वाले ही रहता है। He2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव अल्फा का हमारे पास चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर बेसिकली पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में। और क्या है, इट इज ट्रैवलिंग एट अ राइट एंगल, थीटा आ गया 90 डिग्री, मास हमारे पास गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है ना, हमारे पास ये सारी चीज़ें गिवन है। कैलकुलेट द फोर्स ऑन द अल्फा पार्टिकल, तो F निकालो, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। अटेम्प्ट करो एक बार। हाँ जी कर लिया बच्चे सबने अटेम्प्ट, एक बार और डिस्कस करते हैं। देखो सीधी सीधी वैल्यू थी, He2 पॉजिटिव का चार्ज 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। किसी को दिक्कत, सिंपल है, जो अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है वो कितने के बराबर होता है, He2 पॉजिटिव, हीलियम के बराबर ही अल्फा पार्टिकल को कंसीडर करते होते हैं, और उसका चार्ज कितना आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर पॉजिटिव इन मैग्नीट्यूड। मास ऑफ चार्ज हमें गिवन है, ये मास ऑफ चार्ज 6.65 इंटू 10⁻⁻27, थीटा 90 डिग्री गिवन है, और वेलोसिटी गिवन है 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 0.2 टेस्ला। डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है, कुछ और तो है ही नहीं इसमें। QV भी साइन थीटा में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, सॉल्व किया, डायरेक्ट आंसर आ गया। अब निकालना क्या था, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, फोर्स बाय मास, फोर्स गिवन है, मास गिवन है, डिवाइड करो, फोर्स बाय मास के अंदर वैल्यू डालोगे, डायरेक्ट एक्सेलरेशन आ जाएगा। 5.9 जो भी आ रहा है, मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना सिर्फ, ये तो कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग चीज़ थी। समझ में आया बच्चे, डन है। अब देखो हमारे पास अब जो नेक्स्ट लॉ आता है वो होता है बायट-सेविट लॉ और लैप्लेस लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट एक और लॉ, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि पूरे चैप्टर के अंदर 2-3 चीज़ें चलेंगी, एक जो हमने मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स निकाली है, और एक जो ये बायट-सेविट लॉ है। इन दोनों का ही मिला जुला के सारा अब चैप्टर के अंदर चलेगा। ये एक तरह से हम अपना बेस बिल्ड कर रहे हैं। तो उसके अंदर अब हमारे पास है क्या, देखो बायट-सेविट लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है, दिस लॉ स्टेट्स दैट बेसिकली दिस लॉ डील्स विद द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, स्मॉल पार्ट ऑफ एनी कंडक्टर कैरिंग करंट। क्या बात कर रहे हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले कुछ चीज़ डिस्कस करी थी भाई, अगर एक चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर फोर्स क्यों लगेगी, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा तो वो खुद की मैग्नेटिक फील्ड पोजेस करेगा। अब मैं उसी चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ कि अगर मेरे पास ये कंडक्टर है और इसके अंदर से करंट फ्लो कर रही है, तो इस करंट के फ्लो की वजह से इसके अंदर कहीं मैग्नेटिक फील्ड आएगी। मैं अब इस कंडक्टर का एक छोटा हिस्सा पकड़ लेता हूँ और उस छोटे हिस्से के रिस्पेक्ट में मैं पता लगाना चाहता हूँ भाई उससे किसी सर्टेन डिस्टेंस पे, किसी सर्टेन दूरी पे इसके द्वारा प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी।
समझ में आई है हमारा टारगेट क्या है? बायट-सेविट लॉ डील्स विद द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर, लेकिन वो कंडक्टर का साइज हम बहुत छोटा लेते हैं तो उसे एलिमेंट कहते हैं, करंट कैरिंग एलिमेंट। एलिमेंट किसका नाम है? जिसके अंदर छोटा सा एक लेंथ वाला कुछ सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड पोजेस कर रहा है। समझ में आई है ये वाली बात? टारगेट क्लियर है कि कर क्या रहे हैं? चलो, तो हमने यहाँ पे पहले क्या किया बच्चे, डायग्राम को समझते हैं। x से लेकर y जाता हुआ ये क्या है, कंडक्टर अज्यूम कर लिया जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रही है। ये स्ट्रेट क्यों नहीं बनाया? क्योंकि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बनाएंगे उसके लिए अलग डेरिवेशन हम करेंगे। ये हम पूरी लेंथ के अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये इनफाइनाइट लेंथ का है। देख रहे, इसकी कोई लेंथ डिफाइन नहीं करी है और एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया dl। जितनी करंट आए जा रही है सेम करंट dl में से जाएगी कि नहीं? तो हम इस dl के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। कहाँ पे? इस पॉइंट पे P पे, जो कि इस dl से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है और r डिस्टेंस पे, पोजीशन वेक्टर उसका क्या है r, इसके रिस्पेक्ट में। किसी को दिक्कत? डायग्राम समझ में आ गया हमने क्या किया? एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर का एक छोटा सा हिस्सा करंट कैरिंग एलिमेंट आ गया और उस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में एक सर्टेन डिस्टेंस पे हम उसके वजह से, इस करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं। डन? कैसे निकालें? लेट अस कंसीडर a small element AB of length dl of conductor xy carrying current I. Let r be the position vector of point P from the current carrying element I dl and theta be the angle between dl and r. अब यहाँ तुम एक चीज़ को नोटिस करना बच्चे, मैं जहाँ पर भी ये करंट एलिमेंट आ रहा है उसका नाम क्या रख रहे हैं हम? आई डी एल, क्योंकि ये करंट कैरिंग लेंथ है, इसी को हम करंट एलिमेंट कहते हैं। छोटी सी लेंथ जिसके अंदर से कोई करंट जा रही है तो वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? आई डी एल से। ये समझ में आया? तो अब देखो सेम कहानी बिल्कुल हमारे पास, अगर मैं सीधा सीधा पहले इसको डिस्कस कराता हूँ भाई, जितनी ज़्यादा कंडक्टर के अंदर से करंट जाएगी उतना ज़्यादा चार्ज मूव कर रहा है, जितना चार्ज ज़्यादा मूव कर रहा है उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी। तो सीधा सा है, पहले मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, पहला पार्ट। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है ना? दूसरा, अब जितनी बड़ी लेंथ होगी, जितनी करंट एलिमेंट की लेंथ ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा चार्ज को हम कंसीडर कर पाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि जितना चार्ज ज़्यादा कंसीडर कर पाएंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, है ना, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल हो गया। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस जितना दूर जाता जाएगा उतना मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। ये तो सीधा सा इनवर्स स्क्वायर लॉ है ना? किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से जितना दूर जाते जाओगे उतना ही उसके थ्रू प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, कंबाइन कर दो, dB इज इक्वल टू आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। किसी को दिक्कत? आइडियल साइन थीटा, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगा दिया k, dB इज इक्वल टू k आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और इस k की वैल्यू क्या होती है बच्चा? म्यू नॉट बाय 4 पाई। लिख दो वैल्यू, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। वेयर म्यू नॉट क्या है? हमने इलेक्ट्रोस्टैट में एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, यहाँ क्या है? म्यू नॉट। ये म्यू नॉट क्या होता है बेटा? एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, कि फ्री स्पेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से जाएगी, किस तरीके से वो स्पेस उसको हिंडर करेगा या सपोर्ट करेगा। समझ में आई है? तो ये म्यू नॉट से होगा। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 4 पाई टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर, या 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 टेस्ला पर एम्पियर पर मीटर। डन है? सीधा सीधा इसकी वैल्यू क्या डलेगी बेटा म्यू नॉट की? 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7। या मैं ये कह सकता हूँ कि इस पूरे की वैल्यू हम डायरेक्टली क्या डाल देंगे? 10 रेज़ टू द पावर -7। जैसे उसके अंदर डाल देते ना, हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायरेक्ट वैल्यू थी, ऐसे ही यहाँ म्यू नॉट बाई 4 पाई की भी डायरेक्ट वैल्यू 10 रेज़ टू द पावर -7 हम यूज़ कर लेंगे। डन है? ठीक है बच्चा, ये किसी को इसमें परेशानी? CGS में क्या रहेगा? CGS में K की वैल्यू 1 डल जाएगी सीधा, ये ऊपर जो कर रहे थे वो MKS में था। और इन SI यूनिट K की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई की सीधा 10 रेज़ टू द पावर -7 डलेगा। तो SI यूनिट में फॉर्मूला अलग है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और CGS में सिर्फ आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर है, क्योंकि K की वैल्यू जो है म्यू नॉट बाई 4 पाई वो CGS यूनिट्स में जब यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है। डन है? ये ध्यान रखना, अगर मैं SI यूनिट में सब कुछ लेता हूँ तो यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई जिसकी वैल्यू 10 रेज़ टू द पावर -7 आएगी,
के की वैल्यू जो ये पुट होगी, लेकिन अगर CGS में रखते हैं तो के की वैल्यू हमारी 1 डलती है। डन है। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4πi बाहर लिया, dl क्रॉस r लिख सकता हूँ। अब जब dl क्रॉस r लिखा है, सिंस इट इज इन वेक्टर फॉर्म, तो देखो r क्यूब मैंने कैसे लिखा, क्योंकि जो r कैप बनना था उसको वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो वहां पर जब हम इसके अंदर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड किया तो मैग्नीट्यूड r क्यूब बन गया। डन है। तो म्यू नॉट आई dl क्रॉस r बाई r क्यूब, ये हमारे पास dB की वैल्यू आ गई है। डन। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंगली हमारे पास डायरेक्शन आएगी कैसे, ये फिर वही 10th क्लास वाला पार्ट आ जाता है कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक मतलब करंट इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी, कर्लिंग फिंगर्स की डायरेक्शन में। ये बात समझ रहे हो। अगर इस कंडक्टर के उस साइड में देख रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, तुम्हारी तरफ, और जब मैं अपनी तरफ देख रहा हूँ तो ये कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ। समझ में आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के हिसाब से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। समझ में आ गई ये बात।